नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत प्रशिक्षण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है, टॉपिक है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण के अर्थ और परिभाषा है। प्रशिक्षण का सामान्य अर्थ है लोक सेवकों को अपने कार्य के लिए तैयार करना। जब एक अधिकारी की कुशलता, शक्ति, बुद्धि एवं दृष्टिकोण को एक निश्चित दिशा में सशक्त करने का प्रयास किया जाता है तो उसको हम प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण का संदर्भ होता है कि लोक सेवकों में कार्यरत व्यक्तियों के उनके कौशल, उनके ज्ञान, उनकी अभिवृत्ति और उनके व्यवहार को सफलतापूर्वक संपादित करने की क्षमताएं विकसित करना प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। विलियम जी टॉर्पे के अनुसार प्रशिक्षण क्या है वो देखिए। यह कर्मचारियों में चतुरता, आदतें, ज्ञान तथा दृष्टिकोण को विकसित करने की एक प्रक्रिया है जिससे कर्मचारियों की वर्तमान शासकीय स्थिति प्रभावशाली हो जाए और कर्मचारियों को भावी सरकारी स्थिति यानी कि पद के लिए तैयार किया जा सके, उसको प्रशिक्षण कहते हैं। मेंडल ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है। प्रशिक्षण का अर्थ एक नए काम के लिए किसी को उन्मुख करना, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कौशल विकसित करना, भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना प्रशिक्षण कहलाता है। इस प्रकार प्रशिक्षण एक ऐसी वृत्ति है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, कौशल पैदा होता है, अभिवृत्ति पैदा होती है और कार्मिकों में क्षमता और दक्षता पैदा होती है। तो नवीन लक्ष्यों, पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारी मानसिक और शारीरिक रूप से अपनी सद्निष्ठा से कार्य करने के लिए उत्साहित होते हैं। ये प्रशिक्षण के कारण ही होते हैं। प्रशिक्षण की विशेषताएं। प्रशिक्षण की विशेषताओं में प्रमुख पहली विशेषता है प्रशिक्षण किसी विशेष ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का परिचायक होता है या उसका विकास करता है। दूसरी, प्रशिक्षण किसी न किसी प्रकार की एक कला को सिखाता है, ज्ञान करने की उसकी कला को सिखाता है। तीसरा है प्रशिक्षण का क्षेत्र, दृष्टिकोण एक विशेषीकृत होता है, विशेष संदर्भ के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। अगली विशेषता है प्रशिक्षण का मुख्य आधार होता है कि प्रशिक्षणार्थियों की जो आवश्यकता है वो उनको पूरी प्राप्त हो सके। अगली विशेषता है प्रशिक्षण देश, काल और संस्कृति और विज्ञान से बड़ा प्रभावित होता है, उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण की अगली विशेषता है कि यह सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक समझ को भी विकसित करता है। अगली विशेषता है प्रशिक्षण उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो इच्छुक होते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्तकर्ता को ही प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। और अगला विशेषता है प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों को भी स्वयं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। अगली अंतिम विशेषता है कि प्रशिक्षण सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करता है और उससे स्वयं भी प्रभावित होता है। प्रशिक्षण का महत्व। प्रशिक्षण का एक लोक कल्याणकारी राज्य में या शासनिक दायित्वों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रशिक्षण का महत्व कर्मचारियों को न केवल उसकी कुशलता, उपादेयता के आधार पर बल्कि संगठनात्मक लक्ष्यों को उसकी क्षमताओं के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करने की एक विधि या तकनीक या प्रक्रिया है। इसलिए प्रशिक्षण केवल संगठन और संगठन के परे दोनों ही स्थिति में इसका महत्व है। तो प्रशिक्षण के महत्व को हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से देख लेते हैं। पहला बिंदु है लोक सेवाओं के उद्देश्य की पूर्ति में प्रशिक्षण सहायक होता है। लोक सेवाओं का गठन शासन की रीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने और संवैधानिक मापदंडों, प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। और इसकी पूर्ति के लिए जो कार्यरत कार्मिक हैं उनको आवश्यक समुचित संगठनात्मक, संवैधानिक या संगठन की नीति, रीति, कार्य करने के तरीकों का प्रशिक्षण में दिया जाता है जिससे लोक सेवाओं के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके। दूसरा महत्व है कि विकास कार्यों को गति देना। प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को कार्य करने में सहजता रहती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को समझता है। इन विषयों से प्राप्त प्रशिक्षण तकनीकी प्रौद्योगिकी के साथ साथ मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग को समझता है। इसलिए इन प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति के कार्यों के कारण या कार्मिकों के कारण विकास के कार्यों को और अधिक
गति मिलती है। श्रम विभाजन के सिद्धांतों का पालन करने से लाभ को अधिकतम और लागत को न्यूनतम करने का भी प्रयास इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता मानव संसाधन के विकास से संबद्ध अवधारणा होने के कारण मानव संबंध विकास को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कोई भी संगठन मानव संपदा को न केवल पर्याप्त महत्व देता है बल्कि उन्हीं के माध्यम से संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति करता है। इसलिए संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम कार्यरत कार्मिकों का ही विकास आवश्यक होता है। उनके समुचित वेतन भत्ते, कार्य निष्पादन, पुरस्कार, अभिप्रेरणा, मनोबल, सकारात्मक पर्यवेक्षण ऐसे मानव संसाधन विकास के बिंदु हैं। इनको विकसित करने के बाद संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। अगला जो बिंदु है वो है नए विस्तार के लिए, नए ज्ञान के लिए प्रशिक्षण का महत्व। अगर हम कहें कि कोई भी ज्ञान परिपूर्ण होता है, कोई व्यक्ति सभी ज्ञानों से परिपूर्ण होता है ऐसा नहीं है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता या उस बौद्धिक चातुर्यता श्रेष्ठ शारीरिक रचना पर निर्भर करता है कि व्यक्ति से जो पहले से निरंतर ज्ञान चल रहा है उसको अद्यतन करे और स्वयं ग्रहण करे। इसलिए नए ज्ञान के विस्तार के लिए जरूरी होता है कि तकनीकी विकास के साथ साथ, प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ मानवीय आधार पर सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में उसके ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके। लोक सेवकों को अद्यतन जानकारियाँ शीघ्र उपलब्ध होनी चाहिए और तभी वो आज के प्रतिस्पर्धी युग में अपने संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहजता और सरलता से आगे आ सकेंगे। इसी प्रकार से परिवर्तित परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना। परिवर्तित परिस्थितियों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति परिवर्तित परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है, क्योंकि उसको समय परिस्थितियों के अनुसार जो ज्ञान होता है उसमें वो संगठनात्मक बदलावों या परिस्थितिगत बदलावों को सामंजस्य स्थापित करने में सहायक हो सकता है, सफल हो सकता है। अगला बिंदु आत्मविश्वास में वृद्धि। प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में केवल न मदद मिलती है बल्कि वो अपने उत्तरोत्तर कार्यों को बढ़ाने के लिए वो आत्मविश्वास, उस प्रशिक्षण में प्राप्त कौशल ज्ञान से वो आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। इसलिए आत्मविश्वास में वृद्धि के कारण उसको कार्य करने में सहजता सरलता होती है। और अंतिम लक्ष्य है संगठन की छवि और कुशलता। कोई भी संस्थान या संगठन की सामाजिक प्रतिष्ठा उसमें कार्यरत कार्मिकों की कुशलता, कार्यशैली, व्यवहार, प्रतिबद्धता पर ही निर्भर करती है, और चाहे वो संगठन का स्वरूप चाहे निजी हो अथवा सार्वजनिक। तो इस प्रकार की आवश्यकताओं को देखते हुए कुशल व्यक्तियों के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति सहजता से, सरलता से सुनिश्चित की जा सकती है। प्रशिक्षण के प्रकार, विभिन्न आधारों पर हम प्रशिक्षण के प्रकार का हम वर्णन करेंगे। देख सकते हैं कि प्रशिक्षण कई वैधानिकता, सेवा अवधि, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, प्रकृति के आधार पर प्रशिक्षण के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। पहला है वैधानिकता या नियमबद्धता के आधार पर प्रशिक्षण। ये दो प्रकार का होता है, एक अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। जो प्रशिक्षण बिना किसी नियम, कानून, संगठनात्मक लक्ष्यों को दिया जाता है वो अनौपचारिक प्रशिक्षण होता है। जैसे मोहल्ले में बच्चे को साइकिल सिखाना है, कुम्हार लोहार बढ़ाई की देखकर वो संतान उसको काम करने को सीखती है, वो कहते हैं अनौपचारिक। जो प्रशिक्षण औपचारिक प्रशिक्षण वो प्रशिक्षण है जो प्रशिक्षण संस्थानों में, कार्यालयों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण औपचारिक प्रशिक्षण है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए योग्यता का निर्धारण, नियम निर्धारण, पाठ्यक्रम, सीमा, प्रशिक्षित अध्यापन, निश्चित अवधि, प्रशिक्षण के उद्देश्य, सारी चीज़ें औपचारिक के आधार पर होती है, नियम सम्मत होती है, तो उसको औपचारिक प्रशिक्षण कहते हैं। सेवा में प्रवेश के आधार पर प्रशिक्षण के दो प्रकार हैं, एक सेवा पूर्व प्रशिक्षण, एक सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवा पूर्व प्रशिक्षण को हम प्री एंट्री प्रशिक्षण कहते हैं, सेवाकालीन प्रशिक्षण को पोस्ट एंट्री कहते हैं या इन सर्विस प्रशिक्षण कहते हैं। जो किसी भी सरकारी सेवा में से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे चिकित्सकों के लिए MBBS का, इंजीनियरों के लिए BTech का, टीचर के लिए B.Ed या STC का प्रशिक्षण, ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण है। जबकि सेवाकालीन प्रशिक्षण आधारभूत प्रशिक्षण होता है, जैसे IAS अधिकारियों को प्राप्त प्रशिक्षण इस पद्धति में आता है। अवधि के आधार पर, समय के आधार पर प्रशिक्षणों को अल्पकालीन प्रशिक्षण, दीर्घकालीन प्रशिक्षण के रूप में विभाजित किया जाता है। अल्पकालीन प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण है जो कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक चलता है, जबकि दीर्घकालीन प्रशिक्षण सामान्यतः प्रशिक्षण 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक चलता है। जैसे 6 माह की अवधि से लेकर MBBS के लिए 5 वर्षीय प्रशिक्षण या BS नर्सिंग के लिए 4 वर्षीय प्रशिक्षण, ये सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि में आता है।
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण 3 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत प्रशिक्षण, सामूहिक प्रशिक्षण और विशाल समूह प्रशिक्षण। व्यक्तिगत प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण होता है जो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत आधार पर दिया जाता है और जिसके लिए वो उत्तरदायित्व, जिम्मेदार, जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है। जैसे वाहन चालक का प्रशिक्षण व्यक्तिगत प्रशिक्षण की श्रेणी में आता है। सामूहिक प्रशिक्षण एक सीमित प्रशिक्षण होता है जो 10 से लेकर 30 प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाता है। जैसे चिकित्सा, पुलिस, नर्सिंग, IAS, इंजीनियरिंग इत्यादि को दिया जाता है, वो सामूहिक सीमित प्रशिक्षण कहलाता है। और होता है तीसरा विशाल समूह प्रशिक्षण। इस प्रकार के प्रशिक्षण को मास ट्रेनिंग कहा जाता है। इसमें हजारों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे टीकाकरण का अभियान है या चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान दल को प्रशिक्षण देता है, उसको विशाल समूह प्रशिक्षण कहते हैं। प्रकृति के आधार पर प्रशिक्षण। प्रकृति के आधार पर प्रशिक्षण शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण में विभक्त है। ऐसा प्रशिक्षण जो शरीर की क्रियाओं और व्यायाम को महत्व देता है वो शारीरिक प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे सैनिकों, पुलिसकर्मियों या PTI का प्रशिक्षण। मानसिक प्रशिक्षण वह है जिसमें बुद्धि और कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षण सम्मिलित होता है। जैसे जासूसों का प्रशिक्षण, शतरंज का प्रशिक्षण, सम्मोहन क्रिया का प्रशिक्षण। और तीसरा प्रकृति के आधार पर प्रशिक्षण का प्रकार है वह है व्यावसायिक प्रशिक्षण। वर्तमान में अधिकांश व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें न किसी विशेष व्यवसाय और पेशे के बारे में बल्कि सुविधानुसार उसको कार्य संचालन के लिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है। जो सामान्यतः आज की डेट में अधिकांश प्रशिक्षण सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण है। व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी 2 वर्गों में विभक्त करके देखा जा सकता है। एक तकनीकी प्रशिक्षण, दूसरा प्रशासनिक प्रशिक्षण। तकनीकी प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण होता है जो चिकित्सा, यांत्रिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर दिया जाता है, उसको तकनीकी प्रशिक्षण कहते हैं। जो प्रशासनिक प्रशिक्षण वो होता है जो सामान्य अधिकारियों का मानना है कि प्रशासनिक दायित्वों को वहन करने से उसकी क्षमता, प्रशासकीय क्षमता को विकसित करने वाला प्रशिक्षण प्रशासकीय प्रशिक्षण की श्रेणी में आता है। पद्धति के आधार पर प्रशिक्षण। पद्धति के आधार पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें हम 5 प्रकार के प्रशिक्षण, जैसे पत्राचार द्वारा, कक्षा कक्ष द्वारा प्रशिक्षण, यांत्रिक प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रबंध की तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण सम्मिलित होते हैं। पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण जो दिशा निर्देश दूर से बैठे हुए व्यक्ति को पत्राचार के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, इसको प्रशिक्षण कहते हैं, पत्राचार प्रशिक्षण कहते हैं। कक्षा आधारित प्रशिक्षण एक ही प्रशिक्षण कक्षा में बैठा के प्रशिक्षितों द्वारा जो व्याख्यान, केस स्टडी या फिल्म शो इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको हम कक्षा आधारित प्रशिक्षण कहते हैं। यांत्रिक प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण है जिसमें कर्मचारी को संबंधित मशीन का वास्तविक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भी कार्य पर प्रशिक्षण होता है, किंतु इसमें मशीन और कर्मचारी दोनों का बराबर योगदान होता है। अगला जो पद्धति का आधार पर विभाजन का बिंदु है वो है कार्य का प्रशिक्षण। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नाम से प्रसिद्ध इस प्रशिक्षण में कर्मचारी या प्रशिक्षणार्थी को उसके कार्य पर रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतिम वर्ग है पद्धति के आधार पर प्रबंध की तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण। आजकल प्रबंध कार्यों को वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग अधिक होने लगा है, अतः प्रबंध की क्षमताएं बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण को केस स्टडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या पैनल डिस्कशन या मैनेजमेंट एक्सरसाइज का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होता है। तो ऐसा प्रशिक्षण प्रबंध की तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण होता है। और अंतिम प्रशिक्षण का प्रकार है प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण। प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण 2 प्रकार का होता है। प्राथमिकता से मतलब प्राथमिकता और या आवश्यकता। प्राथमिकता का मतलब पहला प्रशिक्षण होता है आधारभूत या मूलभूत प्रशिक्षण, दूसरा द्वितीयक या गौण प्रशिक्षण। आधारभूत प्रशिक्षण वो प्रशिक्षण होता है इसको बेसिक या फाउंडेशन ट्रेनिंग कहते हैं। ऐसा प्रशिक्षण जो प्रत्येक कार्य को करने वाले कार्मिक के लिए नितांत आवश्यक होता है, उपयोगी होता है, व्यवहारिक होता है। इसकी अवधि लंबी होती है। आधारभूत प्रशिक्षण भर्ती से पूर्व भी हो सकता है, भर्ती के पश्चात भी। भर्ती से पूर्व जैसे डॉक्टरों के लिए, भर्ती के पश्चात जैसे IAS अधिकारियों के लिए। यह प्रशिक्षण चूंकि अनिवार्य होता है, अतः सभी विभागों में इसकी आवश्यकता सर्वे देते हैं। दूसरा है द्वितीयक या गौण प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राय गौण या द्वितीयक प्रशिक्षण की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन प्रशिक्षणों का कार्य मुख्यतः कार्मिकों की क्षमता बढ़ाना होता है। इसलिए अधिकांशतः कार्मिक सरकारी कर्मचारी विभागों में आधारभूत प्रशिक्षण के उपरांत सेवानिवृत्ति तक कार्मिकों को पुनः कहीं न कहीं यह इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार आपने देखे जिनके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। धन्यवाद।